हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रियेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 2 अक्टूबर 2024। आज हम जयंती मना रहे हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की। सभी के लिए इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और हमारी क्लास स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए डिजाइन की गई है, तो जो स्टूडेंट्स एसएससी के किसी भी एग्जाम के मेंस वाले स्टेज में अपेयर होने वाले हैं उनके लिए ये क्लास फुल फ्रूटफुल रहेगी। तो देखिए, लास्ट क्लास में 2 दिन का गैप हो चुका है, तो इन बिटवीन उससे पहले आपसे तीन सवाल पूछे गए थे। पहला था कि तीन परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनवील किए गए, डेडिकेटेड किए गए टू दी नेशन। आपको बताना था किस किस लोकेशन पर ये स्टैब्लिश हुए हैं। तो तीन प्लेसेस है हमारे पास, पुणे, दिल्ली और कोलकाता। तीन जगहों पर जो है हमारे पास तीन परम रुद्र सुपर कंप्यूटर स्टैब्लिश किए गए हैं फॉर दी हाई कंप्यूटिंग परफॉर्मेंसेस। क्लियर। अब इसका एडवांटेज क्या होगा? देखिए, इसका एडवांटेज होगा इट विल हेल्प इन द रिसर्च फील्ड ऑफ द एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र के विषय में, मेडिसिन के विषय में, और दूसरा हाई एनर्जी फिजिक्स के। इन सभी एस्पेक्ट्स में, इन सभी एरियाज में इंडिया को हेल्प करने वाले हैं, राइट। अल्टीमेटली इट विल एनहांस कंट्रीज कंट्रीज हाई परफॉर्मेंस computing capabilities in each field, like whether it is weather forecasting as well as the astronomy and physics. Clear। तो परम रुद्र कंप्यूटर्स हैं, ये भारत में डिजाइन किए गए बाय दी सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी सीडेक जो पुणे के अंदर संस्थान है उसके द्वारा। और इसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि भारत के द इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को आपस में कनेक्ट करना विद द हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स नेटवर्क। क्लियर। तो तीन प्लेसेस जो हमारे पास है, तीन संस्थान के नाम आपको पता होना चाहिए। पहला पुणे के अंदर है जिसका नाम है जीएमआरटी, का पूरा नाम है जाइंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप। ये कहां पर स्थित है? इट इज लोकेटेड इन दी पुणे ऑफ महाराष्ट्र। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसकी कैपेसिटी होगी एक पेटाफ्लॉप की। एक पेटाफ्लॉप क्या है? फ्लॉप क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकंड, यानी जो कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेशन होती है वो फ्लोटिंग पॉइंट्स में होती है। पर सेकंड में कितने होंगे? एक पेटाफ्लॉप। आप सभी ने मेमोरी यूनिट सुनी होगी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। तो पेटा फ्लॉप जो है, मतलब एक पेटा फ्लॉप नंबर जो है एक सेकंड में कैलकुलेट कर लेगा ये पुणे से जीएमआरटी के अंदर सुपर कंप्यूटर। ठीक है। इट विल हेल्प टू स्टडी द फास्ट रेडियो बर्स्ट। अब इसे ये एफआरबी है, फास्ट रेडियो बर्स्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स होती है, हमारी जो रेडियो वेव्स हैं उसमें क्या होता है, अचानक से कोई मान ली सडन चेंज आता है, नंबर ऑफ जो रेडियो वेव्स क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसको कैलकुलेट करेगा कौन? जीएमआरटी पुणे के अंदर स्थित हमारा परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट स्टेब्लिश किया हमने इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर, आईयूएसी, जो कि कहां स्थित है? दिल्ली में। अभी क्या करेगा? इट विल हेल्प इन दी स्टडी ऑफ मटेरियल साइंस एज वेल एज दी एटॉमिक फिजिक्स। और इसकी कैपेसिटी होगी 3 पेटाफ्लॉप की, यानी सर्वाधिक जो कैपेसिटी किसकी होगी? वो दिल्ली वाला सुपर कंप्यूटर होगा, उसकी होगी 3 पेटाफ्लॉप। उससे कम होगी हमारे पुणे में जीएमआरटी है वहां पर। थर्ड होगा कोलकाता के अंदर, जो उसका नाम है एस एन बोस सेंटर। ये कहाँ स्थित है? इट इज लोकेटेड इन दी सिटी ऑफ कोलकाता विद द कैपेसिटी ऑफ 838 टेराफ्लॉप। टेराफ्लॉप कम होता है, पेटाफ्लॉप उससे ज्यादा होता है। ठीक है। अभी क्या करेगा? इट विल हेल्प इन द रिसर्च ऑफ फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस। इन तीन एरियाज में ये हेल्प करने वाला है हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन की। क्लियर। अब इसके साथ क्या होगा, देखिए हमारी जो कंप्यूटिंग पावर है भारत में, जिसका कंप्यूटिंग पावर हम क्यों स्टेब्लिश कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू स्टेब्लिश सुपर कंप्यूटर्स इन आवर कंट्री फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ डिफरेंट एरियाज। जैसे क्या हो सकता है? वेदर फोरकास्टिंग। अगर हमारे पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पावर है, तो क्या होगा? हमारे पास वास्ट डेटा होता है, बड़ी मात्रा का डेटा होता है, उसको हम टाइम पर, कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे, जिससे कि हमारे क्या होंगे? फ्यूचर प्रेडिक्शंस, यानी भविष्य में जो होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में हम अनुमान लगा पाएंगे। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर। ये सारी बात किसकी हमने की? सुपर कंप्यूटर की। अब इसमें क्या हमारे पास बात करें, एचपीसी। एचपीसी होता है हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम्स। एचपीसी सिस्टम क्या होते हैं? हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम्स। अब इससे क्या होगा? भारत की जो एचपीसी कैपेसिटी वो भी इंक्रीज होने वाली है। जो नए एचपीसी सिस्टम है उनका नाम है अर्का और अरुणिका। इसका बेसिक मतलब क्या है? इनका संबंध है सूर्य से। ठीक है, सन से संबंध है, इसलिए इसका नाम है अर्का और अरुणिका। क्लियर। अच्छा, अब जो अर्का और अरुणिका सिस्टम है, हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम है, ये कहाँ इंस्टॉल किए गए?
तो अर्का सिस्टम इंस्टॉल किया गया है एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM। इसे IIT मद्रास से आप कंफ्यूज मत करिएगा, IITM पुणे के अंदर अवस्थित है, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। यहाँ पर हमने स्टैब्लिश किया अर्का सिस्टम, और उसकी कैपेसिटी होगी 11.70 पेटाफ्लॉप कैपेसिटी होगी, ठीक है। और ये किसमें हेल्प करेगा? इट विल इंप्रूव द कंट्रीज हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन ऑफ ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग। देखिए क्या होता है, जो हमारा वैश्विक जलवायु ग्लोबल जो हमारा वेदर फोरकास्टिंग, यानी जो हमारा किस प्रकार से हमारा मौसमी परिघटनाएं होंगी उसका अनुमान लगाने के लिए क्षैतिज रूप से हमारी इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। लगभग 12 किलोमीटर तक हम इसका प्रोडक्शन 12 किलोमीटर से लेकर हम कम कर पाएंगे। इट विल इंक्रीज द मॉडल्स टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 12 किलोमीटर। यानी क्या होता है, हमारे पास और प्रिसीजन यानी और सटीकता से जानकारी मिलेगी ऑफ द लोकल वेदर सिस्टम एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। क्लियर। दूसरा जो है वो स्टेब्लिश किया गया है NCMRWF, जो स्थित है नोएडा के अंदर। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। इसमें हमने स्टेब्लिश किया है अरुणिका को। क्लियर। ये दो ही काम की बातें हैं। तीन आपको पता होना चाहिए। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल किए हैं? तो पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। और अर्का इंस्टॉल किया हमने IITM पुणे के अंदर, और अरुणिका किया हमने नोएडा के अंदर NCMRWF संस्थान में। क्लियर। अब हमने बात की थी किस मिशन के तहत इनका इंस्टॉलेशन हुआ है? अंडर दी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये किसने शुरुआत की इसकी? तो इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2015, 2015 में शुरुआत होती है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में काम करने वाले सभी इंस्टीट्यूशंस को आपस में जोड़ना। ये काम किसका है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का। अब ये कैसे होगा? इट विल बी अचीव बाय ए ग्रिड। ग्रिड का मतलब क्या होता है? एक कनेक्टेड सिस्टम। इस प्रकार से अलग अलग जो है X, Y, Z, A, B, C, इस प्रकार से अलग अलग लोकेशन पर जो संस्थान है उनको आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे कि हमारी कंप्यूटिंग कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर पाए। ये काम किसका है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के ऑब्जेक्टिव का। ठीक है। इसमें क्या होगा? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसे डिजाइन किया गया है, इसे मैनेज कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास। और साथ ही साथ कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। और इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? दो संस्थान हमारे, सीडेक पुणे के अंदर और IISc बेंगलुरु। इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो स्थित है बेंगलुरु के अंदर। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है इस मिशन को? तो ध्यान रखिएगा, सीडेक पुणे और IISc बेंगलुरु, ये दो संस्थान इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये जो मिशन है 3 फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा। पहली फेज में क्या होगा? देखिए, पहली फेज में है हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर है उनकी असेंबलिंग करना। दूसरे में क्या होगा? हमारे पास जो कुछ कंपोनेंट होते हैं, पूरा सुपर कंप्यूटर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एक मशीन बनती है वो सिर्फ एक पार्ट से नहीं बनती, उसमें अलग अलग पार्ट जुड़ते हैं। तो जो भी कंप्यूटर में रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं उसमें से कुछ पार्ट्स हमारे पास भारत के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तीसरा फेज आएगा जिसमें क्या होगा? कंप्लीटली सुपर कंप्यूटर को हम भारत में ही डिजाइन करेंगे। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, जो 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स हैं ये भारत में ही डिजाइन किए गए हैं, भारत ने इनको बनाया है। क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक आया है, और उसमें आपसे पूछा गया था कि भारत का स्थान कौन सा है। कुल 133 देश हैं, 133 कंट्रीज हैं, उसमें से भारत की रैंक आई है 39, यानी 39वीं रैंक मिली। पिछली बार हमें मिली थी 40 पोजीशन, मतलब एक रैंक का सुधार हमने किया है। अब हम बात करें इस इंडेक्स की, तो इस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? तो 3 संस्थान है। पहला है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन की एक एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर है, और इसे बनाया गया था इन द ईयर 1967। क्लियर। जिनेवा के अंदर है ये आप ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर। इसका काम क्या होता है? जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, यानी हमारी जो अमूर्त विरासत है, मतलब अमूर्त कला क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, जैसे कि आपका पेटेंट हो गया, GI टैग हुआ, इनके बारे में इनको सिक्योर करना, इनके बारे में अवेयरनेस करना किसका काम होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसी ने इसे रिलीज किया है, किसको? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। सेकंड है कर्नेल यूनिवर्सिटी, और तीसरा है इनसीड बिजनेस स्कूल। इन तीनों के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किसको? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 को। देखिए ये इंडेक्स है, इसकी शुरुआत होती है 2007 में। कब होती है? इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2007 बाय द इनसीड। एक तो संस्थान है इनसीड, जो क्या है? एक बिजनेस स्कूल हम पढ़ चुके हैं। और सेकंड था वर्ल्ड बिजनेस, जो कि ब्रिटेन की एक मैगजीन है, इसके द्वारा शुरुआत होती है। वर्तमान में 3 संस्थान है, इनसीड, कर्नेल यूनिवर्सिटी और विपो, WIPO, इनके द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब किस आधार पर अलग अलग देशों की रैंकिंग होती है? तो देखिए, इनोवेशन यानी
नवाचार के लिए किस प्रकार का हमारे पास ढांचा है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर जो है अलग अलग कंट्री की अलग अलग रैंकिंग की जाती है। जैसे कि इंस्टीट्यूशन में कितनी ऑटोनॉमी दी गई है ताकि अपने अलग अलग इनोवेशन ला पाए। ह्यूमन कैपिटल रिसर्च में इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, क्रेडिट यानी क्या उनको उस तरह का लोन मिल पाता है जिससे कि वो इनोवेशन कर पाए। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, लिंकेजेस, क्रिएशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड क्रिएटिव आउटपुट। यानी डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि जो नॉलेज किसी प्रोफेसर के पास, संस्थानों के पास है, क्या उसको नॉलेज को और लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। ये सारी बात इसमें होती है। इसके क्राइटेरिया की बात करें तो भारत की रैंकिंग अगर हम बात करें पिछले 10 वर्षों की, 2015 में 81 रैंक थी और अब हम किस पर आए हैं, 39 रैंक पर। ये हमारे लिए दो फैक्ट काम के। 2015 में 81 यानी 81 रैंक थी, 83, और अभी कितनी हो गई, 39 रैंक। अब आपके लिए जो डेटा काम का इससे वो ये है कि भारत की अलग अलग कैटेगरीज में फर्स्ट रैंक मिली। जैसे कि सेंट्रल और साउदर्न एशिया यानी मध्य और दक्षिणी एशिया में जो 10 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें भारत का पहला स्थान है। साथ ही साथ जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, अलग अलग जो विश्व के कुल देश हैं उन सबको अलग अलग इकोनॉमी के आधार पर कैटेगराइज करता है। तो उसमें है, एक होती हायर इनकम, एक होती मिडिल इनकम, एक होती अपर मिडिल, एक होती लोअर मिडिल, एक होती है लो इनकम कंट्रीज। तो जो लोअर मिडिल इनकम कंट्री है उसके अंदर भारत ने कंट्रीज को टॉप किया है। क्लियर। एक हमारी फोर्थ रैंक आई है ग्लोबली, वो किसमें आई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर के अंदर। यानी क्या होता है कि अलग अलग संस्थान जो है साइंस एंड टेक के अंदर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, इनोवेशन लेकर आते हैं। उनके क्लस्टर होता है जिसमें कि भारत की ओर से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलोर 4 सिटीज को लिस्ट किया गया है। एक हमारी भारत को मिली सेवंथ रैंक। सेवंथ रैंक किसके अंदर मिली है, इन इंटेंजिबल असेट इंटेंसिटी एंड एक्सेल इन इनोवेशन आउटपुट। जो भी नवाचार होता है क्या उसका रियल में कोई आउटपुट आ रहा है, क्या उसको कोई रेक्टिफाई कर पा रहे हैं, उस आधार पर भारत को मिली है 7th पोजीशन। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए काम की बात यहां से निकलती है कि कौन से 4 देश हैं जो कि इस रैंक में टॉप करते हैं और किन देशों के द्वारा इसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है, शोकेस की है। तो पहला हम बात करें स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन है, तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स है यानी अमेरिका, फोर्थ है सिंगापुर, पांचवा है यूके। यानी स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस, सिंगापुर और यूके, ये 5 देश ऐसे जिनकी रैंकिंग 1 to 5 है। और भारत की हम बात करें, भारत की हमारी कितनी है, 39, 39वीं रैंक है हमारी भारत की। राइट। अब हम बात करें कुछ देशों की जो कि इसमें इन्होंने अपनी रैंकिंग को इंप्रूव किया है। तो पहला भारत है, चीन है, टर्की है, वियतनाम और फिलीपींस। ये ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने क्या किया है, फास्टेस्ट फास्टेस्ट राइजिंग इकोनॉमी यानी तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के अंदर वो देश हैं जिन्होंने की इनोवेशन में काफी इंप्रूवमेंट शोकेस की है। क्लियर। तो आपके लिए 4-5 देश काम के हैं जिनके रैंकिंग कौन कौन से संस्थान है जो निकालते हैं, कब से शुरुआत हुई है और भारत की रैंक क्या है, पिछली बार कितनी थी, ये आपके लिए काम का डाटा। टोटल जो टॉप 3 टॉप 4 कंट्री थे उनके नाम आपको पता होने चाहिए, रैंकिंग के अंदर यही देखा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था इप्सा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। आपसे पूछा गया था कि ये ट्राइलेटरल एक यानी त्रिपक्षीय ग्रुपिंग है देशों का, आपको बताना था कौन कौन से देश इसमें शामिल है। तो पहला है कि एक तो है इंडिया, एक दूसरा है ब्राजील, तीसरा है साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका। एक ट्राइलेटरल डेवलपमेंटल इनिशिएटिव यानी त्रिपक्षीय विकासात्मक पहल है जिसमें 3 देश हैं, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, 3 देशों का समूह है। और इसकी शुरुआत होती है इन द ईयर 2003 यानी 2003 में। क्या होता है, जो तीनों देश हैं इन सभी तीनों देशों के विदेश मंत्री की मीटिंग होती है ब्राजील के ब्राजीलिया में, और वहीं से इसका आइडिया आता है कि क्यों ना हम ऐसा क्या करें, इप्सा डायलॉग बनाएं। क्लियर। और जो आईवीएस, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये तीनों देश मिलकर करते हैं इप्सा मेरीटाइम एक्सरसाइज। का नाम है आईबीएसए एमएआर। एमएआर मतलब क्या हुआ, मेरीटाइम एक्सरसाइज। क्लियर। और क्या करता है आप सभी जानते हैं, जो भी युद्धाभ्यास होते हैं उसमें क्या होता है, दोनों देशों की या उससे अधिक देशों की, उन देशों की सेनाओं के मध्य क्या होता है, कोलेबोरेशन, कोऑपरेशन को इंप्रूव करने के लिए ये प्रयास किया जाता है ताकि मिलिट्री काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज को इजीली कैरी आउट कर पाए। नेक्स्ट हम बात करें, इसका एक फंड भी है, इसका काम क्या है, इसका काम है गरीबी और भूखमरी को हटाना। ये इसकी शुरुआत कब होती है, 2004 में इसको बनाया गया था, लेकिन ये वर्क शुरू करता है 2006 के अंदर। कब करता है, 2006 में। क्लियर। ध्यान रखिएगा। अभी तक जो है 5 बार इसके लीडर्स की समिट हो चुकी है, लास्ट जो है 2011 के अंदर हुई थी। और भारत की ओर से देखें तो भारत ने क्या इसकी मेजबानी की, बिल्कुल की है। 2021 के अंदर हमने की है इसके फोरम की मीटिंग, जिसका नाम है, जिसकी थीम थी डेमोक्रेसी फॉर डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट। यानी कि 2021 में जब इप्सा की यानी आईबीएस जो ट्राइलेटरल ग्रुपिंग है, इसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी, भारत के पास थी, और हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है अंडर द थीम ऑफ डेमोक्रेसी फॉर डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट। क्लियर।
आपका पहला सवाल आज का लिए है 198 गनर्स नेशनल गनर्स डे हम कब मनाते हैं, यानी 198वां गनर्स डे किस दिन मनाया गया है रिसेंटली। तो चार ऑप्शन है, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर और 20 सितंबर। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा इसका 28 सितंबर। होता क्या देखिए, 1827 के अंदर इंडियन आर्मी के द्वारा पहली बार आर्टिलरी की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? इन द ईयर 1827। क्या होता उस दिन? आप सभी जानते हैं उस टाइम भारत आजाद तो नहीं था, अंग्रेजों के दिन था। वी वर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो उस समय क्या होता है, भारत की पहली इंडियन आर्टिलरी। आर्टिलरी क्या होता है कि मतलब जो भी हमारे तोप होते हैं ना, उनको कैरी करने वाली यूनिट। तो इंडियन आर्टिलरी यूनिट की स्थापना होती है, जिसका नाम था फिफ्थ बॉम्बे माउंटेन बैटरी। इस नाम से पहली बार आर्टिलरी यूनिट की स्थापना होती है। कब होती है? इन द ईयर 1827। और उसी की याद में हम मनाते हैं कौन सा? गनर्स डे, यानी इसको रेज किया गया था, इसको बनाया गया था, उसी की याद में ये दिन मनाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इतिहास की, तो भारत के अंदर पहली बार तोप का इस्तेमाल कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, 14th सेंचुरी यानी 14वीं शताब्दी के अंदर बहमनी शासक थे मोहम्मद शाह फर्स्ट। कौन थे? मोहम्मद मोहम्मद शाह फर्स्ट। इनके द्वारा पहली बार विजयनगर साम्राज्य के राजा थे हरिहर द्वितीय, उनके खिलाफ युद्ध के अंदर बैटल ऑफ अडोनी के अंदर, यानी अडोनी का युद्ध हुआ था 1367 1368 के अंदर। उसमें पहली बार तोप का इस्तेमाल हुआ था। इसके द्वारा? मोहम्मद शाह फर्स्ट के द्वारा, इन द एरा ऑफ 14th सेंचुरी। क्लियर? अच्छा, अब ये जो है ना रेजिमेंट हमारे पास आर्टिलरी की, ये क्या भारत की क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट विंग ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा भाग है रेजिमेंट के तौर पे, जिसने अलग अलग युद्ध में, 1947 का युद्ध हो, 1962 का हो, 1965 का हो, 1971 या 1999 यानी कारगिल वॉर है, उसके अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसके द्वारा निभाई गई है। और ध्यान रखिएगा, ये जो आर्टिलरी हमारी रेजिमेंट है, इसके द्वारा अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन तैयार किए गए हैं, जिनको अलग अलग अवार्ड मिले, चाहे पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, अलग अलग इन्हें अवार्ड से नवाजा गया है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, आपके पास पहला आपको ध्यान रखना है कि गनर्स डे कब मनाते हैं। तो हम मनाते हैं 28 सितंबर को। 1827 के अंदर पहली बार हमारे पास आर्टिलरी यूनिट है, उसका नाम था फिफ्थ बॉम्बे माउंटेन बैटरी, इस नाम से बनाई गई थी। और पहली बार भारत के अंदर जो तोप है उसका इस्तेमाल हुआ था इन द ईयर 1367 बाय दी बहमनी रूलर मोहम्मद शाह फर्स्ट अगेंस्ट दी विजयनगर रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर हरिहर द्वितीय। क्लियर? नेक्स्ट आपके लिए सवाल आज के लिए काफी न्यूज में, दादा साहब फाल्के अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर, यानी आपसे पूछा गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए थे, किस वर्ष शुरुआत इनकी हुई थी। क्लियर? तो राइट आंसर जो होगा इसका होगा 1969। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं आप सभी जानते हैं। 70th जो है इस बार नेशनल फिल्म फेस्टिवल पर अवार्ड दिया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। किसको मिलेगा? वो मिलेगा मिथुन चक्रवर्ती जी को। किसे मिलेगा? मिथुन चक्रवर्ती। और इन्हें इस साल का मिला है पद्म भूषण, ये ध्यान रखिएगा। पद्म भूषण 2024 में फिल्म सिनेमा के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया है, उसकी उसको प्रेस के लिए इन्हें 2024 के अंदर मिला है पद्म भूषण। ठीक है। अगर हम बात करें शुरुआत कब होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अधिक एक निदेशालय आता है, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल डीएफएफ के द्वारा 1969 के अंदर पहली बार भारत में इंडियन सिनेमा के अंदर जिन लोगों ने महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनके सम्मान के लिए अवार्ड की शुरुआत की जाती है इन द ईयर 1969। और किसके किसके नाम के दिन होता है? ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें कहते हैं दादा साहब फाल्के। ऐसा क्यों, इनके नाम पर क्यों हुआ है? देखिए, इंडियन सिनेमा का सबसे हाईएस्ट ऑनर है ये, और इसकी शुरुआत होती है 1963 के अंदर। क्यों होती है इनके नाम, फाल्के साहब के नाम के अंदर? बिकॉज इन्होंने भारत की पहली फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। कब बनी थी ये? इन द ईयर 1913। 1913 के अंदर फाल्के साहब के द्वारा बनाई गई थी भारत की पहली फीचर फिल्म, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। और कब बनी थी? 1913 के अंदर। अब इस अवार्ड के अंदर क्या मिलता है? एक तो शॉल मिलती है, एक स्वर्ण कमल, स्वर्ण कमल कह लीजिए, गोल्डन लोटस मिलता है, मेडल मिलता है, और एक मिलता है कैश प्राइज रुपीज 10 लाख रुपए का। 10 लाख का कैश प्राइज शॉल मिलती है, और एक गोल्डन लोटस का मेडल मिलता है, यानी एक पदक मिलता है। क्लियर? ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, और कौन देता है? ये देते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया जाता है। और इस अवार्ड की पहली रिसिपेंट कौन थी, पहली महिला कौन थी, पहले व्यक्ति कौन थे? वो थी देविका रानी जी। इन्हें मिला था पहली बार पुरस्कार, और इन्हें माना जाता है द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा, यानी भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला के रूप में माना जाता है देविका रानी जी को। पहला अवार्ड इन्हें मिला था। और ऐसा क्यों?
बिकॉज 1934 के अंदर पहली बार बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की थी भारत के अंदर फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री। क्लियर, आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आप वो है ऑपरेशन चक्र थर्ड। ऑपरेशन चक्र थर्ड आपको बताना है किस संस्था के द्वारा, किस संगठन के द्वारा इसको ऑपरेट किया जा रहा है, किसके द्वारा इसको कंडक्ट किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, थर्ड है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, फोर्थ है इंटेलिजेंस ब्यूरो। देखिए इनमें से कुछ नाम आप पढ़ चुके हैं। जो सीबीआई है यही इसका राइट आंसर होने वाला है। सीबीआई के द्वारा क्या हो रहा है, जो भी साइबर फ्रॉड, ऐसे ऐसे अपराध जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, दीज आर नोन एज साइबर फ्रॉड्स, और उनको कर्व करने के लिए ये चलाया गया ऑपरेशन चक्र बाय दी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसके अंदर क्या कर रही है सीबीआई, जो है फेडरल फोर्स है यूएस की, और जो हमारे इंटरपोल है इंटरनेशनल पुलिस, उसकी हेल्प के द्वारा अलग अलग अपराधियों को पकड़ने का काम कर रही है अंडर दी ऑपरेशन चक्र। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके बारे में कुछ दिन पहले पढ़ चुके हैं। इसका काम क्या है, भारत के अंदर इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग उसको रोकना, उसकी प्रोडक्शन को, कंजम्पशन को और उसके स्टोरेज को रोकना, ये काम किसका है, एनसीबी का है। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये क्या काम करता है, जो भी मनी पैसे के फ्रॉड होते हैं उनको रोकने का काम करता है, और ये काम करता है, ये कम्स अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, यानी वित्त मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये दिशाले काम करता है। फोर्थ है इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सॉरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आसूचना ब्यूरो। इसका काम क्या होता है आप सभी जानते हैं, दो संस्थाएं हमारे पास, रॉ और आईबी है। रॉ का काम करती है रिसर्च एंड एनालिसिस, विंग का काम करती है भारत के बाहर जो भी हमारे पास हमारे लिए थ्रेट है वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना और सरकार तक पहुंचाना, ताकि नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाए। वही हम बात करें आईबी की, इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, इसका काम होता है जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है देश के अंदर उसको गैदर करने का काम, उसको इकट्ठा करने का काम किसका है, आईबी का है। रॉ का काम है कि बाहर वाली यानी जो फॉरेन हमारे आउटसाइड इंडिया जो हमारे पास हमारे लिए काम की इंफॉर्मेशन है, तो जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है, उसको गैदर करना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, पहला ऑप्शन होगा व्हिच इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्लियर, और ये है ऑपरेशन चक्र तृतीय। क्लियर, तो इट इज अगेंस्ट दी ऑर्गेनाइज्ड साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम। देखिए अपराध अलग अलग तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सामान्य अपराध, दूसरा होता है साइबर फ्रॉड्स। अब ये साइबर फ्रॉड्स है ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो सीबीआई है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, की स्थापना हुई थी 1963 के अंदर। कब होती है, 1963 बाय दी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमिटी। संथानम समिति थी और उनकी अनुशंसा पर जो है सीबीआई की स्थापना होती है। देखिए बैकग्राउंड की बात करें तो 1941 के अंदर सीबीआई का गठन होता है फॉर दी ब्राइब के लिए, यानी लूट मार के लिए, इनको ब्राइब के लिए, और जो डकैती होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सीबीआई का स्थापना हुई थी। बट 1963 के अंदर आफ्टर द इंडिपेंडेंस संथानम कमिटी रिकमेंडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर द क्राइम्स कंसर्न विद द करप्शन। ठीक है, सीबीआई की स्थापना होती है करप्शन डील करने के लिए 1953 के अंदर, और इसको पावर मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, 1946 का दिल्ली विशेष पुलिस बल अधिनियम है, उसके द्वारा इसको पावर मिलती है सीबीआई को। क्लियर, ये सारे काम की बात, ये बात है सीबीआई जो है ऑपरेशन चक्र को लीड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एफबीआई जो कि यूएस की है, फेडरल नहीं है, सॉरी एफबीआई, और दूसरा है इंटरपोल। इन दोनों के द्वारा सहयोग मिल रहा है किसको, सीबीआई को। इतनी सारी काम की बात है, बाकी सारी बात देखिए हमने पढ़ ली है कि मतलब जो तीनों यूनिट्स हैं आपस में मिलकर काम करेगी तो क्या होगा, इफेक्टिवली साइबर फ्रॉड्स को अच्छे से डील कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द फर्स्ट एडिशन ऑफ भारतीय कला महोत्सव इज बीइंग हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी पहली बार भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित हो रहा है। आपको बताना है किस राज्य के अंदर ही इसका आयोजन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड तेलंगाना, तीसरा त्रिपुरा, फोर्थ मिजोरम। तो राइट आंसर जो होगा तेलंगाना का सिकंदराबाद। सिकंदराबाद के अंदर क्या होगा, भारत की राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो गई हैं और वहां पर उन्होंने पहली बार जो फर्स्ट एडिशन हो रहा है भारतीय कला महोत्सव का, उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये कौन कर रहा है, इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द राष्ट्रपति निलयम। राष्ट्रपति निलयम के द्वारा इसका आयोजन हो रहा है और ये इसी प्लेस पर होने जा रहा है लगभग 8 दिन चलेगा ये चलेगा ऑलमोस्ट 29 से लेकर के 6 अक्टूबर तक। क्लियर, अब इसे कौन आयोजित कर रहा है, तो राष्ट्रपति निलयम जो है इनके माध्यम से इसका आयोजन हो रहा है, और हेल्प किसके ले रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, यानी जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य हैं
उसका जो विकास, उसके विकास के लिए मंत्रालय है वो, और एक हम कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय की मदद से इसका आयोजन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, हम सीधी सी बात जानते हैं, तो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहाँ के अलग अलग कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं उनको शोकेस करना, वहाँ की कुजीन यानी उनके जो व्यंजन है उनको शोकेस करना, ये सारा काम किसका है, ये भारतीय कला महोत्सव का, जिसमें हमारे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम, त्रिपुरा के अलग अलग जो है पार्टिसिपेंट आएंगे, शोकेस करेंगे अपने वहाँ के अलग अलग कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को। देखिए यहाँ आपने शब्द पढ़ा होगा राष्ट्रपति निलयम, ये क्या है, हमारे जो भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके 3 आवास हैं। पहला तो हमारे को देखने को मिलता है दिल्ली के अंदर, आप सभी परिचित, दूसरा है शिमला के अंदर, और तीसरा हमें मिलता है दक्षिण भारत में जो है सिकंदराबाद, तेलंगाना के अंदर। 3 राष्ट्रपति भवन हमारे प्लेसेस हैं, पहला तो नहीं, पहला दिल्ली के अंदर है, दूसरा हमारा शिमला में है, तीसरा हमारा सिकंदराबाद में देखने को मिलता है। इसी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए डिफेंस है, आपको बताना है कि 8वां एडिशन है काजिंद का। काजिंद क्या है, 2 देशों के मध्य मिलिट्री एक्सरसाइज है। काजिंद में क्या, एक शब्द दिख रहा होगा कजाकिस्तान और दूसरा दिख रहा होगा इंडिया, इसे ब्रेक करेंगे हमें क्या मिलेगा, कजाकिस्तान और इंडिया। तो यानी कजाकिस्तान और इंडिया की जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके मध्य होने वाला बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास। आपको बताना इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तमिलनाडु में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, गुजरात में, राइट। इसका राइट आंसर जो होगा उत्तराखंड होगा। आप सभी ने सुना होगा राजस्थान के अंदर बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, वहां पर नहीं हो रहा, तमिलनाडु में नहीं है, गुजरात के अंदर भी नहीं है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्या होगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड के ओली के अंदर हो रहा है। तो 8वां संस्करण है इंडिया कजाकिस्तान की संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का, जिसका नाम है काजिंद 2024, क्लियर। और ये कब से कब हो रहा है, तो 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक होगा, और ये हो रहा है सूर्य फॉरेन ट्रेनिंग नोड जो है ओली के अंदर। ओली कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये आप इस इमेज से देख सकते हैं कि इंडिया कजाकिस्तान की बात की जा रही है, क्लियर। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी 2 देशों की सेनाएं आपस में आके मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं, इसका उद्देश्य सिंपल सा होता है, अगर मान लीजिए कोई ऐसी विपदा आती है तो उसके अंदर दोनों देशों की सेनाओं के अंदर क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो। हमें एक देश की सेना से दूसरे देश को सीखने को मिलता है, और अलग अलग हमारे वॉरफेयर इक्विपमेंट्स हैं उनकी नॉलेज भी हम शेयर करते हैं। इसके अंदर पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, भारत की ओर से कर रहा है कुमाऊं रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट और इंडियन एयरफोर्स का भाग ले रही है, ठीक है। जो काजिंद है ये क्या है, प्रतिवर्ष होती है, यानी इट हेल्ड एनुअली बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान। और इसकी शुरुआत कब हुई है, तो शुरुआत हुई है वर्ष 2016 के अंदर। क्या आपके लिए काम की बात है, क्या दो साल पर होती है, इज इट कंडक्टेड बाई एनुअल, नो, इसका राइट आंसर क्या होगा, एनुअली होगा। कब से कब हो रहा है, 2016 से रेगुलर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका लास्ट एडिशन कब हुआ था, ये हुआ था ओतार या ओतार जो कि कजाकिस्तान के अंदर 2023 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, का मतलब क्या है, एक एडिशन भारत में होता है और एक एडिशन कहाँ होता है, कजाकिस्तान के अंदर होता है, क्लियर। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड काऊ एज राज्य माता, यानी किस राज्य सरकार के द्वारा गाय को, गौ माता को क्या माना गया है, राज्य माता माना गया है। राइट आंसर जो होगा वो होगा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो महाराष्ट्र के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, उनके द्वारा उनके अंदर कैबिनेट ने डिसाइड किया है दैट दे वांट टू डिक्लेयर इंडिजिनस काऊ एज दी राज्य माता, यानी जो स्वदेशी नस्ल है गायों की, उसको माना गया है एस डी राज्य माता का दर्जा दिया गया है। अब इसका सरकार का मानना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज होता क्या है 2019 में, यानी 2019 में क्या होता है, 20वां 20th लाइवस्टॉक सेंसस में आता है कि लगभग 20% का डिक्लाइन हुआ है। जो स्वदेशी नस्लें हैं उसके अंदर 20% की कमी देखने को मिलती है इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो कहीं ना कहीं सरकार को चिंता है जो हमारी स्वदेशी गायें यानी इंडिजिनस और नेटिव ब्रीड्स हमारी काऊ की, उनको प्रिजर्व करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा, उनका कंजर्वेशन करना पड़ेगा। इसीलिए तो दिया गया है राज्य माता का दर्जा, जिससे क्या हो, सरकार इनके बचाव के लिए, इनके उत्थान के लिए अलग से काम कर पाए। ये बात बोली गई है टू रिवाइव ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, यानी हम आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म के अंदर क्या है, जो गाय है उसे माता का दर्जा मिला हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी अलग अलग रस्मों के अंदर, धार्मिक जो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसके अंदर भी गाय को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। टू टेकल द डिक्लाइन इन नेटिव कैटल पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात है। जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ है उसमें बताया गया है कि लगभग 20% का डिक्लाइन हुआ है इन दी नेटिव ब्रीड्स। तीसरा है टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखिए जो किसान अपने खेती करता है, अगर वो गायें रखता है तो उससे क्या होता है, एग्रीकल्चर के साथ साथ उसे डेयरी सेक्टर का भी लाभ मिलता है, डेयरी क्षेत्र का लाभ मिलता है।
दूध, घी, दही, मक्खन सब बेच सकता है वो। तो पंचगव्य जिसमें आप सभी जानते हैं कि भाई गाय का गौमूत्र है, गोबर है, दूध है, दही है, छाछ है, ये सब चीजें उसमें इंक्लूड होती है। तो इसी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने इसे स्टेटस दिया गाय को राज्य माता का। इट विल हेल्प रिवाइविंग द इंडिजिनस ब्रीड्स, हम बात कर चुके हैं, जो स्वदेशी नस्ल है उसके संवर्धन में हेल्प करेगी। एट वेल एज टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर कोई किसान लाइफ स्टॉक मेंटेन करता है वो भी इंडिजिनस, तो उससे क्या होगा, एडवांटेज होगा, जो गोबर निकलने वाला है, मैन्योर निकलने वाला है, उसको अपने फार्म लैंड के अंदर यूज करेगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम इंप्रूव या प्रमोट कर पाएंगे इन स्टेट। जो कुछ नस्लों के नाम दिए गए ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जैसे देवनी और लाल कंदारी जो मिलती है मराठवाड़ा क्षेत्र के अंदर, खिलार मिलती है पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर, डांगी मिलती है उत्तरी महाराष्ट्र में, और गावली मिलती है विदर्भ क्षेत्र में। ये कुछ फेमस वहां की नेटिव या इंडिजिनस ब्रीड्स हैं इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर। ये बात बोली गई कामधेनु के रूप में कि भाई जो गौ माता है हमारी, गाय है, स्वदेशी नस्ल है गाय की, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पारंपरिक रस्में हैं, रिवाज है, उसके अंदर कामधेनु के रूप के अंदर कामधेनु के रूप में भी पूजा जाता है। ये सारी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डिसीजन लिया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन, यानी आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा 1 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। शुरुआत कब होती है आपके लिए, ये काम की बात है, तो 14 दिसंबर 1990 को, यानी 14 दिसंबर 1990 को यूएन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा निर्णय लिया गया कि जो वृद्ध जन है यानी एल्डर पर्सन ओल्डर पर्सन है, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करना होगा, इसीलिए 1 अक्टूबर को इन्होंने ये दिन डेडिकेट किया है। ठीक है। इससे पहले क्या होता है देखिए, 1982 के अंदर क्या होता है, वर्ल्ड असेंबली होती है ऑन एजिंग, यानी वृद्धावस्था पर एक विश्व की महासभा होती है। उसके अंदर क्या होता है कि वियना इंटरनेशनल प्लान अडॉप्ट करते हैं, वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग। क्या होता है कि 1982 के अंदर वियना के अंदर मीटिंग होती है, जिसका उद्देश्य होता है कि जो बढ़ती हुई वृद्ध लोगों की जो जनसंख्या है उसको किस प्रकार डील करें, उनको किस प्रकार की सुविधाएं दी जाए, इसके बारे में होती है 1982 के अंदर वर्ल्ड असेंबली, और वहीं पे ये अडॉप्ट किया गया था। और 1991 के अंदर यूएन जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसका नाम था यूएन प्रिंसिपल फॉर ओल्डर पर्सन, यानी कुछ नियमावली जारी की गई थी प्रकार की सुविधाएं जो हमारे वृद्ध जन है उनको दी जाए। क्लियर। ये कुछ फैक्ट निकल कर आते हैं यहाँ से जो शोकेस करते हैं 1980 से लेकर 2021 तक, यानी पिछले 40 वर्षों के अंदर जो ओल्ड एज पर्सन है यानी जो वृद्ध लोग हैं उनकी जनसंख्या में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई। मतलब पहले थे 26 करोड़ के आसपास, अब हो गए 76 करोड़ के आसपास 2021 के अंदर, ये डेटा बताता है। और ऐसा मानना है कि 2021 से 50 के बीच में यानी अगले 30 वर्षों के अंदर जो है इनकी आबादी जो है कुल पॉपुलेशन विश्व की उसका 70% हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौती है कि जो ऐसे लोग जो कि ओल्ड एज कैटेगरी में आ रहे हैं, इनकी एज कितनी है 65 से 70 ईयर, 65 ईयर से ज्यादा है, उनके लिए कहीं ना कहीं हमें वेलफेयर के काम करने होंगे। राइट। इस वर्ष की थीम क्या है, इस वर्ष की थीम है एजिंग विद डिग्निटी, यानी सम्मान के साथ वृद्धावस्था इसका, और है द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर द ओल्डर पर्सन वर्ल्ड वाइड, यानी वैश्विक रूप में जो वृद्ध जन है उनकी सुरक्षा करना, केयर करना और उनका सपोर्ट करना, यानी सहायता देने के लिए हमारे पास जो फ्रेमवर्क होना चाहिए, तो क्या महत्व होता है, ये शोकेस किया गया है बाय द थीम ऑफ दिस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यूरो नेवल 2024 डिफेंस एग्जीबिशन जो है किस देश के अंदर किया जा रहा है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा इसका फ्रांस के पेरिस के अंदर जो है, इसका नाम क्या है, यूरो नेवल, यानी ऐसी एग्जीबिशन जिसके अंदर क्या होगा कि यूरोपीय देश भी भाग लेंगे, साथ ही साथ वहां पर जो नेवी है यानी जो भी नौसेना है उसके अंदर कौन कौन से नवाचार किए गए, कौन कौन सी खूबियां हैं उनको शोकेस किया जाएगा। क्लियर। और इसके अंदर भारत भाग लेगा, भारत के साथ जो है 104 देश भाग लेने वाले हैं, और कब से कब होगा, पेरिस के अंदर नवंबर महीने के अंदर। ठीक है। इसके अंदर बताया जाएगा इट विल फोकस ऑन इनोवेशन, सॉवरेनिटी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी नौसेना के क्षेत्र में अलग अलग एक्सपर्टाइज जो है किस प्रकार से अचीव करें और उनके साथ जो उनकी टेक्नोलॉजी है किस प्रकार से शेयर की जाए, ये सारी बात होगी इस एग्जीबिशन के अंदर। अगला सवाल आपके लिए, विच कंट्री हैज सिक्योर्ड साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 टाइटल, यानी 2024 का SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने हासिल किया है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो भारत है, भारत ने हटाया बांग्लादेश को। कहां हराया, भारत तो विनर रहा है, भारत ने हराया बांग्लादेश को। क्लियर। ये दो पार्टिसिपेंट ए भी इसके अंदर खेले हैं, मालदीव श्रीलंका, कुल 7 देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, और भारत ने भूटान के चांगलिंगथांग स्टेडियम है जो कि भूटान की राजधानी थिम्पू में स्थित है,
यहाँ पर इस गेम का फाइनल हुआ, भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया। देखिए आपके लिए काम की बात क्या है कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF है, इसका एडिशन अंडर 17 का हुआ था। ये कहाँ हुआ था, ध्यान रखिएगा, भूटान की राजधानी थिम्पू के अंदर हुआ था। और दूसरा है भारत ने किसे हराया, बांग्लादेश को हराया। ये 2 फैक्ट काम के हैं। और तीसरा है कि भारत ने अब तक कुल 4 बार ऐसा है कि अंडर 18 का, अंडर 20 और अंडर 16, अंडर 17 4 बार अलग अलग कैटेगरी के टूर्नामेंट हमने जीत लिए हैं। तो 7 टीमों ने भाग लिया, भारत, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान ने। ठीक है, भारत के कप्तान कौन रहे, ये रहे नाम गो माथे। और प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रहे मोहम्मद अरबाज, जो भारतीय खिलाड़ी है। गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट रहे अहिबाम सूरज सिंह, ये भी भारत के मणिपुर से बिलोंग करते हैं। क्लियर, तो कहीं ना कहीं भारत का दबदबा इस टूर्नामेंट के अंदर रहा है, ये देखने को मिलता है। अब कुछ न्यूज निकल कर आती है। पहला, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। देखिए होता क्या है, वर्ल्ड टूरिज्म डे ने विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, 27 तो 27 सितंबर को जो है भारत के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2 नवाचार किए गए, जिसका नाम है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। जैसे नाम से पता पड़ता है, पर्यटन मित्र यानी मतलब क्या है, ऐसा टूरिस्ट, ऐसा व्यक्ति जो कि आने वाले टूरिस्ट को हेल्प करेगा, गाइड करेगा, उन्हें अपने लोकल एरिया के बारे में बताएगा। और दूसरा नाम दिख रहा है आपको, पर्यटन दीदी, यानी महिलाओं को कहीं ना कहीं एम्पावर करने के लिए ये स्कीम, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। क्लियर, इसके एम की बात करें तो इट एम्स टू एलिवेट द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ फॉर टूरिस्ट इन द डेस्टिनेशन, यानी जो व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति घूमने के लिए आ रहा है, उसकी जो अनुभव है उसको और अच्छा बेहतर करना, ये इसका इनिशिएटिव का लक्ष्य है। इसका दूसरा टारगेट है बाय मीटिंग टूरिस्ट फ्रेंडली पीपल, यानी जो वहां पर लोग होंगे क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे टूरिस्ट को उनके लोकल एरिया के बारे में, लोकल हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये सारी बात है इसके अंदर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी के बारे में। इसमें क्या होगा, महिलाएं यानी वुमेन्स और यूथ है, युवा व्यक्ति और महिलाएं, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे क्या हो, उनके आसपास के एरिया के बारे में सारी जानकारी रहे, वहाँ की कुजिन्स के बारे में, फूड टूर के बारे में, क्राफ्ट टूर जो है, अलग अलग थीम्स पर जो है वो लोगों को गाइड कर पाए। ये सारी बात इसकी पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी की है। नेक्स्ट व्यक्ति का नाम है केकी एन दारूवाला। देखिए ये वो व्यक्ति है, IPS ऑफिसर है और एक पोइट भी है, कवि भी है, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। और उनको 1984 के अंदर साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। लेकिन ये हम इनके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज जब 2015 में अवार्ड लौटाने की जब एक मुहिम शुरुआत हुई थी, मुहिम शुरू होती है, उसमें इन्होंने भी अपना अवार्ड लौटा दिया था। तो इनकी पहली कृति का नाम था अंडर ओरियन, जो थी 1970 के अंदर, और 1982 के अंदर किताब लिखी थी द कीपर ऑफ द डेड। ये कृति थी और इसका नाम था द कीपर ऑफ द डेड, और इसी के लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड इन द ईयर 1984। ये आपके लिए काम की बात है। नेक्स्ट है, 2 विलेज के नाम आएंगे। एक आता है एंड्रो विलेज, जो स्थित है मणिपुर के अंदर। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा क्या हुआ था, कॉम्पिटिशन हुआ था, और उसमें मणिपुर के एंड्रो विलेज को मिला है बेस्ट विलेज, यानी बेस्ट टूरिज्म विलेज अंडर दी हेरिटेज कैटेगरी, यानी धरोहर श्रेणी के अंदर सबसे अच्छा पर्यटक विलेज कौन सा है, पर्यटक गांव कौन सा है, तो मणिपुर का एंड्रो विलेज है। ठीक है, एक दूसरा गांव और आएगा, वो आएगा राजस्थान का। राजस्थान के ब्यावर जिले में एक विलेज, जिसका नाम है देवमाली। देवमाली विलेज, जो व्यक्ति राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनको इसके बारे में पता होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं आर्ट कल्चर के अंदर इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित है देवमाली विलेज, और ये जो है इसको दिया गया है एज दी बेस्ट टूरिस्ट विलेज। अभी हमने पढ़ा कि एंट्रो विलेज को मिला है सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का दर्जा, इसको भी मिला है। अभी किस कैटेगरी के अंदर मिला है, तो सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिस, यानी टिकाऊ और सतत पर्यटक प्रथाओं को लेकर के, while emphasizing on conservation and respect for local tradition, यानी स्थानीय परंपराएं उनको सुरक्षित रखना, उनके प्रति सम्मान दिखाना, इसके लिए मिला है देवमाली विलेज को। और उसे किसके लिए मिला था, एंड्रो विलेज को, जो कि मणिपुर के अंदर, उसे मिला था इसके लिए, वो मिला था धरोहर के लिए। ठीक है, धरोहर श्रेणी के अंदर से मिला है, सस्टेनेबल टूरिज्म और लोकल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के लिए मिला है। देखिए इस गांव की बात हम करें, इस गांव के अंदर किसी व्यक्ति के पास पक्का मकान नहीं है, सब मकान मिट्टी के बने हैं, मड के और थेचस के बने हैं। ठीक है, दूसरा, इस गांव में किसी घर में कोई लोक नहीं होता, ताला नहीं मिलता है, और जो पूरी गांव की प्रॉपर्टी है वो भगवान देवनारायण, जो लोकल देवता है, स्थानीय देवता है, उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। लगभग 3000 बीघा के आसपास जमीन है, सारी लोक देवता देवनारायण जी है उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। किसी व्यक्ति का मालिकाना, किसी की ओनरशिप उस गाँव में है ही नहीं। ठीक है, वो व्यक्ति क्या करते हैं, केरोसिन नहीं जलाते, नीम की लकड़ी का महत्व देवनारायण जी से, भगवान से, तो नीम की लकड़ी को नहीं जलाते हैं, केरोसिन का यूज नहीं करते हैं, कोई मीट वगैरह नॉनवेज नहीं खाते, एल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करते हैं। तो देखा जाए
तो जो वहाँ के स्थानीय ट्रेडिशन है, जो स्थानीय परंपराएं हैं, उनको अभी तक भी इन्होंने सुरक्षित रखा हुआ है, इसीलिए इसको अवार्ड मिला अंडर दी बेस्ट टूरिस्ट विलेज। नेक्स्ट एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से आ रहा है। इंडिया ने ज्वाइन किया है यूएस लेड सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क। सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क क्या है, देखिए इसका पूरा नाम जो है हम बात करें, इसका नाम है मिनरल्स सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क। इसका नाम क्या कर सकते हैं, MSF। देखिए होता क्या है, 2022 के अंदर यूएस ने लॉन्च किया था मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। 2022 में लॉन्च होता है, 2023 के अंदर भारत ज्वाइन कर लेता है इसको। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये आप सभी जानते होंगे, हमारे पास लिथियम आयन बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग जैसे कोबाल्ट है, निकल है, ये ऐसे खनिज हैं जो कि बहुत कम मात्रा के अंदर मिलते हैं, और चीन जो है पूरे प्रोडक्शन का 70% होल्ड करता है। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर हमें सेमीकंडक्टर डिजाइन करना है, कंप्यूटर्स में अलग अलग रेयर अर्थ मिनरल यानी जो दुर्लभ और विशिष्ट खनिज हैं जो भारत के पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, उनका भी एक विशिष्ट योगदान होता है इंडस्ट्रीज के अंदर। तो उसका प्रोडक्शन कौन करता है, मैक्सिमम करता है चाइना। अगर हमें चाइना पर डिपेंडेंसी कम करनी है तो हमें अलग अलग देशों में खोज करनी होगी, और उस खोज के आधार पर यूएस के द्वारा बनाया गया है मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, जो कि 2022 के अंदर आया था, 2023 में भारत ने ज्वाइन किया, 24 में भारत के ने साथ एग्रीमेंट कर लिया, जिसमें क्या होगा, अलग अलग देशों से भारत जो है रेयर अर्थ मिनरल यानी दुर्लभ और विशिष्ट जो खनिज हैं जो कम मात्रा में मिलते हैं, वो हमें भारत इंपोर्ट करेगा और अपने प्रोडक्शन यूनिट के अंदर भाग लेगा, उनको यूज करेगा। तो अब इसमें क्या होगा, इट विल ब्रिंग टुगेदर द कंट्रीज फ्रॉम द इंडो पैसिफिक रीजन एज वेल यूरोप व्हाइल प्रमोटिंग कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड फाइनेंसिंग। यानी रेयर अर्थ मिनरल यानी जो क्रिटिकल मिनरल्स हमारे विशिष्ट खनिज हैं, बहुत ही उपयोगी खनिज हैं, उनके क्षेत्र के अंदर अलग अलग देश जो सभी देश जो आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे व्हाइल शेयरिंग दी इंफॉर्मेशन। इसमें कुल कितने देश हैं, तो 13 तो देश हैं, और चौथा हमारे पास है यूरोपीय आयोग यानी यूरोपीय कमीशन, यूरोपियन कमीशन, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया के लिए एडवांटेज क्या होगा, इंडिया विल डाइवर्सिफाई एंड सिक्योर इट्स सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम द नेशंस लाइक अर्जेंटीना। यानी भारत जो है अभी तक बहुत ही लिमिटेड देशों से ही मंगा रहा था, तो इसमें क्या होगा, अर्जेंटीना है, चिली, ऑस्ट्रेलिया और कुछ सेलेक्टेड अफ्रीकन कंट्रीज, इसके द्वारा इसके अलावा भी और देशों से हम इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे रेयर अर्थ मिनरल को। क्लियर। एमएसपी यानी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये ग्रुप क्या करता है, ये फोकस करता है ऑन द सप्लाई चेन ऑफ मिनरल्स सच एज कोबाल्ट, निकल, लिथियम एंड 17 रेयर अर्थ मिनरल यानी 17 जो विशिष्ट हमें खनिज देखने को मिलते हैं, साथ साथ निकल, कोबाल्ट, लिथियम, ये ऐसे खनिज है जिनका उपयोग बड़ी मात्रा में होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, और लिथियम आयन इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज में होता है, कंप्यूटर्स में होता है। इनकी सप्लाई प्रॉपर बनी रहे, कोई किसी एक देश का डोमिनेंस, किसी एक देश का आधिपत्य ना हो कि आगे चलकर वो देश सप्लाई रोके तो ग्लोबल जो हमारी इकोनॉमी उस पर नेगेटिव इंपैक्ट हो, ठीक है। अभी देखें हम बात करें तो कोबाल्ट है, निकल है, लिथियम, ये किसमें काम आते हैं, बैटरीज में, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में काम पड़ चुके हैं। दूसरा है कुछ ऐसे मिनरल जो किसमें काम आते हैं, वो आते हैं हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जैसे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन होते हैं हमारे सिस्टम के, सीसीटीवी कैमरास है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं मेटल्स कंज्यूम होती है। तो क्या हो कि चीन का डोमिनेंस इस तरह ना बढ़ जाए कि ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट करे चीन अपने पर्सनल गेन के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें रेयर अर्थ मिनरल की, जो दुर्लभ और विशिष्ट खनिज है जो पृथ्वी में पाए जाते हैं, 17 एलिमेंट्स हैं, 17 तत्व हैं अंडर दी, ठीक है। तो कौन कौन से, दो कैटेगरी आती है, एक तो होती है लाइट, एक होते हैं हेवी। तो लाइट की हम बात करें तो लाइट वाले कौन कौन से हैं, भारत के अंदर मिलने वाले हैं, लैंथेनम है, सीरियम है, नियोडीमियम है, ट्रेजोडिमियम है और सेमेरियम। ये कुछ ऐसे हल्के खनिज, हल्के रेयर अर्थ मिनरल, लाइट रेयर अर्थ मिनरल हैं जो कि भारत के अंदर मिलते हैं, लेकिन कुछ हैवी और हैं जो कि भारत के अंदर नहीं मिलते, जैसे कि डिस्प्रोजियम, टर्बियम, यूरोपियम, ये होते हैं हमारे हैवी रेयर अर्थ मिनरल। ये मोस्टली मिलते हैं चाइना के अंदर, और चाइना जो है ना कितना करता है होल्ड, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन, यानी विश्व जो विश्व में उत्पादन होता है इनका, उसका 70% होल्ड किसके पास है, चीन के पास है। तो कहीं ना कहीं सभी देशों के लिए चुनौती बनी हुई है कि किस प्रकार से इनका प्रोडक्शन डाइवर्सिफाई करें। नेक्स्ट न्यूज आती है वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट प्राइज, यानी मानव अधिकारों के क्षेत्र में एक पुरस्कार मिलता है यूरोप के अंदर, जिसका नाम है वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट। ये हाल ही में किसको मिला है, तो लैटिन अमेरिकी कंट्री है वेनेजुएला की, जिनका नाम है कोरिना मकैडो, मारिया कोरिना मकैडो इनका नाम है, ये बिलोंग करती है वेनेजुएला से। इन्हें मिला वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट प्राइज 2024 का। कौन देता है, ये देता है काउंसिल ऑफ यूरोप, यानी ऐसे व्यक्ति, ऐसे संस्थान जो कि मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए फॉर दी
people or organization working for the conservation or preservation of the human rights globally are rewarded under the Vaclav Havel Human Rights Prize by the Council of Europe. और she became the first Latin American to win this prize. यानी लैटिन अमेरिकी देश है वेनेजुएला और वहां से आने वाली पहली व्यक्ति है जिन्हें यह अवार्ड मिला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पार्थ राकेश माने, ये व्यक्ति कौन है? देखिए होता क्या है, अभी चल रहा है शूटिंग चैंपियनशिप, इसका नाम है ISSF, इसका नाम पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का जूनियर वर्ल्ड कप चल रहा है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, वर्ल्ड कप नहीं माफ कीजिएगा, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है। कहां पर? पेरू की राजधानी लीमा के अंदर। पेरू कौन सा देश है? साउथ अफ्रीकन कंट्री का, साउथ अमेरिकन कंट्री है, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू और उसकी कैपिटल लीमा है, वहीं पर इसका आयोजन हो रहा है। और पार्थ राकेश माने हैं, इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं। पहला जीता है इंडिविजुअल इवेंट में जो कि है 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के अंदर, और दूसरा जीता इन्होंने टीम इवेंट के अंदर। ठीक है, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कहां हो रहा है? तो पेरू में हो रहा है, पेरू की कैपिटल सिटी है लीमा, वहां पर इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने पहले जीता इंडिविजुअल इवेंट में, फिर सेकंड जीता इन्होंने मेंस टीम इवेंट के अंदर, यानी जो पुरुषों की जो टीम इवेंट है उसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया और 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के अंदर गोल्ड अचीव किया। आज के लिए 3 सवाल आपके लिए हैं। पहला है कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जो है किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? बिकॉज अभी हुआ क्या है, मन की बात प्रोग्राम आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम जो है में अलग अलग व्यक्तियों के बारे में और अलग अलग नवाचार के बारे में डिस्कशन होता है। उन्होंने कहा है कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के बारे में बात की है, तो आपको बताना किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन 8 कोर इंडस्ट्रीज। अभी हाल ही में हुआ क्या है, देखिए आप भारत की जो इकोनॉमी है मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें 8 जो है मुख्य कोर इंडस्ट्री यानी 8 मुख्य उद्योग हैं। आपको बताना है कि सबसे बड़ा हिस्सेदारी 8 कोर इंडस्ट्री के अंदर किस उद्योग की है, यानी किसको फर्स्ट रैंक मिला हुआ है। ठीक है, सेकंड रैंक जो इलेक्ट्रिसिटी का किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का। तो न्यूज ये निकल कर आती है कि हाल ही में क्या हुआ है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडिकेटर है उसमें कहने का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो यानी सेकंड तो इलेक्ट्रिसिटी, आपको बताना है फर्स्ट कौन सा है। सेकंड इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा स्टील है और फोर्थ है कोल। आपको बताना है फर्स्ट प्लेस पर कौन सा उद्योग इसमें कौन सा 8 कोर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया, हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है और तो लॉन्च किया गया है, इसका उद्घाटन हुआ है। आपको बताना है किस स्टेट के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन हाल ही में। क्लियर। तो 3 सवाल आपके लिए दे दिए और 2 दिन क्लास नहीं हुई थी, जो भी डेटा मिस हुआ है, जो भी करंट अफेयर की न्यूज मिस हुई है उसको हम अगले लेक्चर्स के अंदर कवर कर लेंगे। तो उसके बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। जो भी डेटा आपके सामने दिया जा रहा है ये दिया जा रहा है ऑल इंडिया रेडियो से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट से और अलग अलग मंत्रालय या विभागों की वेबसाइट से। ठीक है, तो इस डेटा की ऑथेंटिसिटी के बारे में आप पूरी तरह सिक्योर रहें, इंश्योर रहें और अपने एंड पर मेहनत करते हैं। 3 सवाल आपको दिए, इनके आंसर ढूंढने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।